एक सेकंड, रिकॉर्डिंग करने दीजिए उनको। हम्म, शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करिए। चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद अजीज भाई और बहनों। मैं आपका होस्ट अनीसुर रहमान, उर्दू कमेटी बहरेन उमल हसन यूनिट के तरफ से तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमजान का मुबारक महीना बहुत नजदीक आ चुका है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको इस महीने में सेहत और आफियत के साथ हमें पहुंचाए। इस बरकत वाले महीने में हम सब जानते हैं हमारी इबादत में बेहतरी हो और पूरे दिल में हमारे रोशन हो जाए। आज हम एक खास वेबिनार पेश कर रहे हैं जहां हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे हम अपनी रूहानी सेहत के साथ अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखें। इस वेबिनार में हमारे साथ है जाने मारे माहिर डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल अजीज असद मोहम्मद साहब और डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब, जो हमें कुछ नायाब और अहम मशवरा देंगे कि कैसे हम इस महीने में अपना सेहत के साथ ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने तिलावत कुरान के साथ। और मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब अबू तलहा साहब को कुरान तिलावत के शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. तर्जुमा। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब के अज़ाज़ से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फज्र तक। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फी अबू तलहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब किसी भी चीज का एक एम रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हम आप भी इस मकाम बहरेन में हैं जहां हम एक एम के साथ है और एक ऑब्जेक्टिव के साथ है। उसी तरह इस वेबिनार का भी एक मकसद है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब मोहम्मद शादाब साहब को कि हमें इस एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ इस वेबिनार का बताए। जनाब मोहम्मद शादाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई, थैंक यू सो मच। अजीज दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंशाअल्लाह चंद रोज के बाद एक बहुत ही मुबारक और रहमतों वाला महीना हमारे ऊपर जो है साया फगन होने वाला है। और ये वो महीना है जिसमें हमारी जो सुबह और शाम और दिन और रात की जो सरगर्मियां बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं। हम लोग जो है और ज़्यादा इबादतों के अंदर मशगूल हो जाते हैं, और ज़्यादा नमाजों के अंदर, तिलावत के अंदर मशगूल हो जाते हैं। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका असल मकसद जो है वो एक स्पिरिचुअल और मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करना है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो नतीजा है, ये हमें जो बताया गया है वो ये है कि हम फिजिकल तरीके से इसको जो है हासिल करें। यानी इसका जो मेथड है, इसका जो जरिया है वो फिजिकल है। फिजिकल से मुराद क्या है कि हमें जो है पूरे दिन में कुछ चीजों से रोकने के लिए हुक्म दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि आप जो है इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक खाने पीने से रुके रहें। हमें कहा जाता है कि आप इस दायरे के अंदर, इस वक्त मुकर्रर के अंदर अपने जिस्म की दूसरी जरूरियात से जो है रुके रहें। और इसके अलावा और बहुत सारी मॉरल चीजों से हमें जो है रुकने के लिए कहा जाता है। ये जो जरिया है, ये असल में जो है उसका जरिया बनता है कि किस तरह से हम ये स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं। हम जब अपने आप को रोकते हैं इस मुद्दत के अंदर, उन तमाम चीजों से जिनसे अल्लाह ताला रुकने के लिए कहा है, तो गोया कि हम इस बात की तरबियत हासिल कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जब हमें कहे कि रुक जाना है किसी चीज से, तो हम रुक जाएं।
और जब कहे कि कर लेना है तो हम उसको करना शुरू कर दें। ये ट्रेनिंग है इस पूरे महीने के अंदर जो हम बाकी पूरे 1 साल के अंदर जो है रवा रखते हैं। इसका इसका जो मकसद है वो ये है कि इस भूख से, जो हमारे जिस्म की भूख है और पेट की भूख है, इसको हम कंट्रोल करना सीखें। कंट्रोल करना असल मकसद है, यही चीज जो है हमारा तज़किया करती है। हम इसको कंट्रोल करें, ना कि इन सब चीजों से खुद कंट्रोल हो जाए। अगर ये सब चीजें, ये हमारा पेट और ये हमारे जिस्म की जरूरियात हम पर हावी हो जाए तो फिर इसके नतीजे बहुत बुरे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो मकसद चाहता है वो ये है कि हम अपने आप को इस पूरे महीने में इस थोड़ी सी मशक्कत से गुजारें, और जो चीजें हमारे लिए जायज़ हैं, रवा हैं, हमारे पास मौजूद हैं, हलाल हैं, उन सब चीजों से हम अपने आप को रोकने की कोशिश करें। तो जाहिर सी बात है, जब हम तमाम चीजों से अपने आप को रोकते हैं तो हम क्यों उन चीजों की तरफ नजर डालेंगे जो हमारे ऊपर हराम है, या जो हम हमारे इन तमाम चीजों से जो है बाहर चली जाती है। तो ये कोशिश है और ये जरिया है, ये मेथड इसका एक जरिया है। और हमें क्या होता है कि पूरे महीने हम जो है किसी और ही तरफ निकल जाते हैं। यानी बजाय इसके कि हम एक प्रैक्टिस करते हैं उन चीजों, तमाम चीजों से रुकने की, यकीनन हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे इफ्तार का वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, बस गोया के पांडोरा बॉक्स हमारे लिए खुल जाता है खानों का, और हमारा रूटीन जिस तरह से आमतौर पर चलना चाहिए था उससे बिल्कुल अलग, हम मुख्तलिफ अनवा की, मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी चीजें जो है खाना शुरू कर देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि क्या चीज खा रहे हैं, कितनी मुफीद है, कितनी फायदेमंद है हमारे जिसके ऊपर, इसके क्या असर मरतब होने वाले हैं। अजीज दोस्तों और साथियों, अगर हम इन सब चीजों को कंट्रोल करें और ये देखें कि हमें किन चीजों से रुकना है, क्या चीजें खानी है, क्या चीजें नहीं खानी है, तो ना सिर्फ इस महीने में हमारे लिए ये फिजिकल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस का जरिया बन सकता है, बल्कि पूरे साल हम इसको जो है अपने ऊपर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि फिजिकल और स्पिरिचुअल फायदे हमें मिल सके। इस प्रोग्राम का उन्वान जो हमने रखा है हेल्दी रमजान, उसका मकसद यही है। इसीलिए इसी के लिए हमने आज अपने साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हजरात जो कि बहरा स्पेशल हॉस्पिटल से आए हैं, जैसे कि हमारे नीस भाई ने बताया, उनको मदऊ किया है ताकि वो उस पर रोशनी डालें कि हमारे इस रमजान के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज तब्दील होती हैं खाने पीने के ताल्लुक से और फिजिकल दूसरी एक्टिविटीज के ताल्लुक से, उनको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा अपने स्पिरिचुअल और मॉरल कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अनीस भाई प्लीज, बैक टू यू। बारकल्लाह फीक नौशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक एम के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो you not only tells you how much dedicated you are, but also shows that you're focused on your own health. And as they say, health is wealth. आप जितना सेहत से रहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उतना ही आपको अल्लाह ताला बरकत देगा। चलिए चलते हैं हमारे मेन एजेंडा के साथ। मैं दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब, जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजिस्ट है बीएसएच से, बहरीन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से। उनका कार्डियोलॉजी है प्रीवियस एक्सपीरियंस अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद, and he's a very well experienced doctor both in interventional and non-interventional cardiology. डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं एंड ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं अब्दुल सलाम भाई का, अनीस भाई का और शादाब भाई का, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। एंड देख रहा हूँ मैं कि 50 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हैं। तो काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास रमज़ान से पहले और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट की शिकायत है, या मुझे ब्लड प्रेशर है, या मुझे हार्ट फेलियर है, या मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी, या बाईपास सर्जरी हुई थी, तो क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ? तो इस ताल्लुक से जो है कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी ताल्लुक से ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और छोटा सा टॉक रहेगा। तो इसी ताल्लुक से तो हम इस शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सर मेरा? जी विजिबल है। हेलो जी, फुल स्क्रीन जी। तो फास्टिंग जो है, जैसे शादाब भाई ने बताया कि बहुत ज़रूरी है सारे मुसलमानों के लिए। बेशक इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है कि तक़वा जनरेट करना है। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम सेहतमंद रहें ताकि हम रोज़े सारे मुकम्मल रह सकें।
मैं शुरुआत करता हूँ अपने एक दो रीसेंट केसेस के साथ, जो जो पेशेंट्स थे रिसेंटली। ये पहला जो मेरा पेशेंट है, इज 37 years old, सीरिया से है जनाब ये। इनको हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की 4 साल से और कोलेस्ट्रॉल की, जिसके लिए दवाई कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। शीशा की आदत है जनाब को, और इनको लास्ट मंथ जो है acute चेस्ट पेन हुआ था। 2-3 घंटे का सीवियर चेस्ट पेन रहा, तो वो पहले गए थे अल हिलाल हॉस्पिटल। वहां से उनको ईसीजी वगैरह किया, तो पता चला कि एक्यूट हार्ट अटैक है उनको। और फिर उनको बहरेन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया। तो जब बहरेन स्पेशलिस्ट आए तो हमने देखा कि एक्यूट हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक चल रहा है इनको। तो हमने इनकी इमीडिएट एंजियोग्राफी की। तो ये एंजियोग्राफी देख रहे हैं आप दोस्तों कि ये जो है इस तरफ जहाँ पे मैंने अपना मार्कर रखा हुआ है, तो ये एक ब्लॉकेज है इनको। ये एलईडी आर्टरी है, तो एलईडी आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था इनको। तो ये थी इनकी एंजियोग्राफी। तो हमने इनकी एंजियोप्लास्टी की, एक स्टेंट लगाया। तो जो स्टेंट लगा दिया तो उसके बाद ये आर्टरी जो है ना ये ठीक हो गई। आई होप आपको वीडियोस नजर आ रहे हो। तो ये इमेजेस हैं उसी पेशेंट के। तो यहाँ देखें आप, ये आर्टरी है एलईडी आर्टरी। इस तरफ यहाँ पर देखेंगे तो काफी अच्छी साइज की है, यहाँ पर आके एकदम नैरो हो जाती है। तो ये था ब्लॉकेज, और ये स्टेंट के बाद जो है ना ये ब्लॉकेज क्लियर हो गया। तो ये केस हुआ तकरीबन 1.5 महीना पहले। एंड उसके बाद पेशेंट ने अच्छी रिकवरी की, 2 दिन में डिस्चार्ज हो गए वो। एंड देन ही केम फॉर अ रिव्यू लास्ट वीक, एंड उनका क्वेश्चन था कि डॉक्टर मुझे हार्ट अटैक हुआ है, क्या मैं रोजा रख सकता हूँ? तो ये एक केस हो गया। फिर दूसरा केस है सिमिलर केस, ये बस 3 दिन पहले का केस है। 68 years old, ये भी सीरिया से हैं। इनको डायबिटीज है, काफी सालों से, 20 साल से ऊपर है। हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। इनको 3-4 महीने से चेस्ट पेन हो रहा था, और कुछ दिनों पहले ये चेस्ट पेन ज्यादा होने लगा। तो जो हमने टेस्ट किए थे तो उनमें उनमें लिखा कि उनकी जो इकोकार्डियोग्राफी की थी, तो उसमें लगा कि हार्ट का एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, हार्ट पंपिंग थोड़ी सी कमजोर है उनकी। और फिर उसके बाद हमने इनकी एंजियोग्राफी की। तो एंजियोग्राफी देखेंगे आप, तो ये सिमिलर पोजीशन पे इसी आर्टरी में वही उसी तरीके का 90% ब्लॉक है, बट काफी स्लो फ्लो के साथ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हुआ था। तकरीबन 1.5 घंटा हमने किया था ये प्रोसीजर। 2 स्टेंट लगे थे इनको। 2 स्टेंट लगने के बाद ये आर्टरी अच्छे से खुल गई थी इनकी। और ये प्रोसीजर के पहले का, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ब्लॉकेज दिखेंगे आपको। और फिर उसके बाद ये प्रोसीजर के बाद, तब ये आज आज ही डिस्चार्ज हुए हैं। एंड हिज क्वेश्चन वाज, ये बड़े तकवे वाले इंसान है, ये भी कहते हैं मैं रोजा छोड़ना नहीं चाहता, तो कैसे किया जाए? तो अब इन दो पेशेंट्स में क्या फर्क है? पहला पेशेंट जो है इज ओनली 37, वेल बिल्ट, अच्छे खासे हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। और उनका केस हुआ महीना 1.5 महीना पहले, और उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई उनकी हार्ट फंक्शन की, एंड इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। कोई चेस्ट पेन नहीं है। इज ऑलरेडी स्टार्टेड वॉकिंग, 30-40 मिनट डेली वॉकिंग करते हैं। कोई चेस्ट पेन नहीं, कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई आप, एंड ही वाज वेरी मोटिवेटेड, उनको रोजा रहना है। तो मैंने कहा भाई आप रह सकते हैं रोजा, कोई मसला नहीं। दूसरे जो पेशेंट हैं थोड़े से ज़यीफ हैं, 68 ईयर्स प्लस हैं, और डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट की पंपिंग थोड़ी सी कमजोर है। अभी अभी मतलब आज ही डिस्चार्ज हुए हैं, अभी भी थोड़ी सी कमजोरी है, थोड़ा सा दूर चलते हैं तो सांस फूलने लगती है उनकी। तो मैंने इनको कहा कि भाई आप, आपके लिए रोजा रहना अभी मुनासिब नहीं है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं। तो रमजान में रोजा रहने से क्या होता है, कोई इम्पैक्ट होता है? तो कई सारी स्टडीज की गई थी। तो हम हार्ट डिजीज, हार्ट की जो ब्लॉकेज वाली डिजीज है उसको हम डिवाइड करते हैं स्टेबल हार्ट डिजीज में और अनस्टेबल हार्ट डिजीज। स्टेबल हार्ट डिजीज मतलब कि बहुत दिनों से हार्ट प्रॉब्लम है, पेशेंट थोड़ी दूर चलते हैं तो उसके बाद चेस्ट पेन होता है, एंड देन गेट्स रिलीव्ड ऑन इट्स ओन। या फिर 6 महीने पहले या साल भर पहले अटैक हुआ था, उसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई थी या बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी हुई थी, एंड देन पेशेंट हैज रिकवर्ड कंप्लीटली, तो इसको हम कहेंगे स्टेबल हार्ट डिजीज। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको वो स्टेबल हार्ट डिजीज है, दे कैन फास्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा ड्रग डोसेजेस उसको मैनेज करना होता है। और इनफैक्ट रमजान में फास्टिंग करने से उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो हम जब पेशेंट से बात करते हैं तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी फोकस ऑन, कि भाई पहले रिस्क क्या है इनका, हार्ट के लिहाज से इनका रिस्क कितना है। सेकेंड, बहुत सारे पेशेंट्स को ग्लूकोज भी होता है, डायबिटीज भी होता है, तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी करनी होती है।
तीसरी चीज फ्लूइड्स और डाइट के बारे में एडवाइस देना होता है। चौथी चीज एक्सरसाइज के बारे में एडवाइस देना होता है। तो मेडिसिन को कैसे एडजस्ट किया जाए, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट को ये भी समझना होता है कि अगर जरूरत पड़े तो रोजा तोड़ना पड़ सकता है, तो व्हेन टू ब्रेक द फास्ट यू शुड नो, द पेशेंट शुड अंडरस्टैंड। तो जब हम रोजा रखते हैं तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है बॉडी में। सो दे कैन बी चेंजेस इन योर हार्ट रेट, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। पर्टिकुलरली ये होता है अगर आप समर में रोजा रह रहे हैं तो। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बार वेदर अच्छा है, तो आई डोंट थिंक वी विल फेस दैट प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस हो सकते हैं, आपका स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब रात में तरावी भी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामुल लैल भी होती है, फिर सुबह सुबह सहर करेंगे, फजर पढ़ेंगे, तो दिन में थोड़ी सी एक्टिविटी कम होती है, रात में एक्टिविटीज ज्यादा होती है। तो इन सारे चीजों का बॉडी के ऊपर इफेक्ट होने लगता है। तो जो स्टडीज की गई थी, बहुत सारी स्टडीज, उसमें बताया गया है कि पेशेंट्स को अगर स्टेबल हार्ट डिजीज है तो उसमें जो है ना पेशेंट्स को दोबारा हॉस्पिटलाइज होने का जो खतरा है वो कम रहता है, अगर स्टेबल हार्ट डिजीज है तो। अगर प्रीवियस हार्ट अटैक है बट उसके बाद से पेशेंट दवाई पर है और दवाई पर स्टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई एंजाइना नहीं हो रहा है, कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, और पेशेंट्स को हार्ट फेलियर नहीं, हार्ट फेलियर हम कहते हैं सिम्टम को उस चीज को जब हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है। हार्ट की पंपिंग जब कमजोर हो जाती है तो सांस सांस लेने में मुश्किल होती है, पैरों में सूजन आती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। या फिर अगर अबनॉर्मल हार्ट रिदम है, तो ये चीजें हैं। तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसकी वजह से जो है ना हमको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ सकते हैं रमजान में। रिस्क फैक्टर्स के ताल्लुक से देखा जाए कि अगर रमजान की फास्टिंग ठीक तरीके से की जाए, यानी कि भाई आप डाइट पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, फ्लूइड पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं कि बिरयानी से सहर हो रही है और समोसे से इफ्तार हो रहा है, तो जो है ना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम हो सकते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी स्टडी हुई थी दुबई में, वहां पर देखा था पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखे थे बिफोर एंड आफ्टर रमजान। तो उसमें देखा गया था कि जो इमिराती लोग हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेहतर होते हैं आफ्टर रमजान, बट जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई लोग हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है रमजान में। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि भाई आप फास्टिंग में मतलब सहर में और इफ्तार में किस किस्म की डाइट ले रहे हैं। अगर ठीक से डाइट ली जाए, ठीक से एडवाइस फॉलो की जाए, तो ब्लड शुगर भी इंप्रूव हो सकती है, एवरेज ब्लड शुगर भी इंप्रूव हो सकती है, और वेट लॉस भी हो सकता है बिटवीन 1.5 to 3 kgs और समटाइम्स इवन 4 kgs। ज्यादा आपका वेट रहेगा तो ज्यादा वेट लॉस हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। तो इन चीजों से हार्ट डिजीज के ऊपर अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये मैंने बताया था, रिस्क स्ट्रैटिफाई करना, पेशेंट्स को रिस्क में कैटेगरी में बताना पड़ता है कि आपका लो रिस्क है या हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो बहुत सारी गाइडलाइंस में आई हैं। तो उसके हिसाब से पहली कैटेगरी, कैटेगरी वन जो होती है लो और मॉडरेट रिस्क। तो दीज पेशेंट्स ये जो है रोजा रख सकते हैं बिना कोई परेशानी के, बट ऑफ कोर्स मेडिकल एडवाइस लेनी होती है और मेडिकल एडवाइस फॉलो करनी होती है। तो उसमें पहला है स्टेबल हाइपरटेंशन, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर है बट कंट्रोल्ड है, या तो दवाइयों पर कंट्रोल है या फिर डाइट के ऊपर कंट्रोल है आपका ब्लड प्रेशर, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, बहुत ज्यादा नहीं जाता बहुत लो नहीं जाता, तो ऐसे पेशेंट्स आसानी से रोजा रह सकते हैं। स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, एंजाइना कहते हैं उस सिम्टम को जबकि आपको कोई ब्लॉकेज है, बहुत ज्यादा नहीं है, से अबाउट 60-70%, आप चल लेते हो, वॉकिंग कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, जैसे मान लें कि 1 किलोमीटर चले आप, उसके बाद थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है, और उसके बाद अगर रेस्ट कर लें तो चेस्ट पेन सबसाइड हो जाता है, अगर इस किस्म का सिम्टम हो, या फिर पहले हार्ट अटैक हो चुका था और उसकी वजह से उसके बाद आपको उसका ट्रीटमेंट हो चुका था, या तो एंजियोप्लास्टी हो गई थी या बाईपास सर्जरी हो गई थी, उसके बाद से आपको कोई मसला नहीं है, आप वॉकिंग कर लेते हैं नॉर्मली, कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स भी आसानी से रोजा रह सकते हैं। तीसरी चीज पहले जिक्र किया था मैंने, हार्ट फेलियर। तो हार्ट की पंपिंग अगर ठीक है, नॉर्मल पंपिंग होती है अराउंड 55 to 60%, अगर कम से कम 35% के ऊपर है और उसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं है आपको, तो देन रोजा रह सकते हैं। अगर हार्ट की पंपिंग कमजोर है, हार्ट की पंपिंग कमजोर है और उसकी वजह से आपको चलने में मुश्किल होती है, सांस फूलती है, या रात में अगर सो रहे हैं तो रात में अचानक नींद में घबरा के उठते हैं सांस फूलने की वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स को रोजा रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आपका पेसमेकर लगा है बट स्टेबल है, पेसमेकर का आपने चेकअप किया है, पेसमेकर ठीक से काम कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है।
और उसके बाद होता है वाल्व डिजीज, जैसे कि हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं। हार्ट बेसिकली उसके अंदर एक 4 चेम्बर्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड बाय वाल्व्स। तो ये वाल्व्स में अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको इन लोगों को रोजा रखने में मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद जो होता है हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स, कभी हार्ट बीटिंग जो है ना इरेगुलर हो जाती है, तो ये फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। अगर हार्ट बीटिंग जो रेगुलर हार्ट बीटिंग है वो अगर बहुत ज्यादा नहीं होती है, और उसमें हार्ट के टॉप चेम्बर्स में से जो अगर हार्ट बीटिंग इरेगुलरिटी आती है, जिसको हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, और उसकी वजह से पेशेंट को कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, कि कोई चक्कर नहीं आ रही है, कोई पैल्पिटेशंस नहीं हो रहे हैं, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये पेशेंट्स भी रोजा रह सकते हैं। ऑफ कोर्स मेडिकल एडवाइस फॉलो करनी होगी रिगार्डिंग डाइट, फ्लूइड एंड एक्सरसाइज। सेकेंड कैटेगरी है हाई रिस्क। इन पेशेंट्स को फास्ट रखने में मुश्किल हो सकती है। तो पहली चीज है पोरली कंट्रोल हाइपरटेंशन, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर 180, 100, 170, 100 रह रहा है, या फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, आप दवाई ले रहे हो, कभी ब्लड प्रेशर 160, 170 चला जाता है, कभी 100, 90, 100 हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशंस हो ब्लड प्रेशर में, तो इसमें रिस्क हो सकता है रोजा रखने में। रीसेंट हार्ट अटैक, रीसेंट का मतलब लेस देन 6 वीक्स, अगर प्रीवियस 6 वीक्स के अंदर अगर हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को, तो इन पेशेंट्स को रोजा रोजा अवॉइड करना चाहिए, फास्टिंग से बचना चाहिए। अब इसमें भी देखा जाए तो हार्ट अटैक्स डिफरेंट टाइप्स, कोई माइनर अटैक हो सकता है, कोई मेजर अटैक हो सकता है। माइनर अगर अटैक रहा है जिसमें कि कोई आपको पेशेंट को जो है हार्ट में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हार्ट की पंपिंग वेल प्रिजर्व्ड है, और उसके बाद अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो गया, पूरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर कर दिए, तो ऐसे पेशेंट्स को रोजा रखने में मुश्किल नहीं होती है। मगर अगर मेजर हार्ट अटैक रहा है, उसकी वजह से हार्ट पंपिंग कमजोर हुई है, या पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट चला जाता है एक्यूट सेटिंग में, तो मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, एक ब्लॉकेज को क्लियर कर दिया, दूसरे तीसरे ब्लॉकेज को क्लियर नहीं किया, उनको कहा कि 2 हफ्ते बाद करेंगे, 4 हफ्ते बाद करेंगे। तो ऐसे पेशेंट जिसमें रेसिडुअल ब्लॉकेजेस है, तो इन पेशेंट्स को फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। एक और डिजीज होती है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी है बेसिकली हार्ट के मसल की बीमारी। तो हार्ट की मसल अगर बहुत ज्यादा थिक हो जाता है हार्ट का मसल, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। और अगर हार्ट का मसल बहुत थिन हो जाता है और हार्ट उसकी वजह से बढ़ने लगता है, इसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो इन पेशेंट्स को भी हार्ट फेलियर का रिस्क होता है, तो दे शुड नॉट बी फास्टिंग। नेक्स्ट इज वाल्वुलर हार्ट डिजीज। अभी जैसे मैं बता रहा था, वाल्व्स वाल्व्स जो है, जो हार्ट के बीच में हार्ट कनेक्शंस होते हैं, दे वर्क लाइक डोर्स, यानी कि एक डोर है तो इट अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो अगर वो वाल्व्स खराब हो गए, इधर दे आर नॉट ओपनिंग वेल, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर दे आर इनकॉम्पिटेंट, यानी कि फ्लो आगे पीछे भी हो रहा है, फॉरवर्ड फ्लो होना चाहिए था, बैकवर्ड फ्लो भी हो रहा है। तो अगर ये, इसको कहते हैं रीगर्जिटेशन या इनकॉम्पिटेंस, अगर ये वाल्व डिजीज भी सीवियर है, तो ऐसे पेशेंट्स को फास्टिंग में मुश्किल हो सकती है। हार्ट फेलियर, जैसे मैं बता रहा था अभी, हार्ट की पंपिंग अगर कमजोर हो, उसकी वजह से सांस फूलती है आपकी, उसकी वजह से पैरों में सूजन आती है, उसकी वजह से नींद में दिक्कत होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। रिदम डिसऑर्डर्स जो हैं, यानी कि हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स अगर कंट्रोल में नहीं है, और हार्ट रिदम जैसे इरेगुलर बीट्स होती हैं कभी, अगर दवाई से अगर कंट्रोल्ड है तो वेल एंड गुड, तो आप रोजा रह सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं है तो इट्स बेटर टू अवॉइड फास्टिंग। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं पर्टिकुलर, कुछ रेयर बीमारियां होती हैं जिनमें जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जिनमें हार्ट रिदम का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ड्यूरिंग फास्टिंग व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, तो आपकी बॉडी का सोडियम पोटेशियम वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट की रिदम में, हार्ट की बीटिंग में जो है काफी चेंजेस आ सकती है, दैट कैन बी फेटल। अब इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है मस्ट नॉट फास्ट। तो ये पेशेंट्स को फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसमें है एडवांस्ड हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट पंपिंग बहुत कमजोर है, 30% से भी कम है, 15-20% हार्ट पंपिंग है, आप लेटे हुए हैं तब भी सांस फूलती है, नींद में सांस फूलती है, आप थोड़ा सा चलते हैं, वॉशरूम जाता है पेशेंट, तो सांस फूल जाती है। तो सिम्टम्स के हिसाब से, और कंट्रोल नहीं है, मेडिसिन लेते हुए भी हार्ट फेलियर कंट्रोल में नहीं है, तो इन पेशेंट्स को बिल्कुल फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है गाइडलाइंस में, वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन।
तो क्या चीज है ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन? लंग्स के अंदर जो है ना, हार्ट से जो लंग्स को आर्टरी जाती है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो दिस कैन बी फ्रॉम मेनी फैक्टर्स। ये लंग डिजीज की वजह से हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर इडियोपैथिक विदाउट कॉज भी हो सकता है। तो अगर ये राइट साइड का जो हार्ट है और उसकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इन पेशेंट्स को भी फास्टिंग में बहुत दिक्कत हो सकती है। दे शुड अवॉइड फास्टिंग एट ऑल कॉस्ट। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिदम है जो हम फॉलो करते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन पेशेंट से कि भाई आप रमजान में फास्टिंग करना चाहते हैं, रोजा रखना चाहते हैं। पेशेंट नहीं करना चाहता है तो देन इट्स हिज चॉइस, वी कैन नॉट फोर्स हिम। उसके बाद अगर पेशेंट करना चाहते हैं तो हम रिस्क स्ट्रेटिफाई करेंगे, लो रिस्क है या हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। वेरी हाई रिस्क है तो हम बता देंगे भाई आपके लिए रोजा रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो अवॉइड करें। अगर उसके बावजूद भी पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि भाई नहीं, मैं जो भी है मैं रोजा रहूंगा, डजंट मैटर वॉट एवर इट इज, मैं रहूंगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दे सकते हैं पेशेंट को कि फास्टिंग डेली ना करके ऑल्टरनेट डेज की जाए या 3 दिन में एक बार की जाए। तो कम से कम पेशेंट को भी तसल्ली रहेगी मैं कुछ तो रोजे रख रहा हूँ। सेकेंड चीज जो है, अगर फास्टिंग विंटर में है तो सीजन अच्छा है, शॉर्ट डेज हैं, बहुत लॉन्ग डेज नहीं है, ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होता है, तो इन दिनों में फास्टिंग अलाउ की जा सकती है। और तीसरी चीज है कि इन पेशेंट्स को इट्स बेटर, जो हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, कि रमजान से पहले ही वो ट्राई करें, जैसे शाबान में हो गया, उससे पहले के महीनों में हो गया, कि ट्राई करें रोजा रहने की। और रोजा रहने में अगर कोई मुश्किल नहीं हो रही है तो सेफली रमजान में भी रोजा रखा जा सकता है। बट पेशेंट शुड बी अवेयर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो वेरी हाई रिस्क है तो मस्ट नॉट फास्ट। हाई रिस्क है तो येलो जोन में है, कैन फास्ट बट बेटर नॉट टू फास्ट। अगर सिर्फ ग्रीन जोन में है तो पेशेंट में बी एबल टू फास्ट। तो ये रहा। तो अगर वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनको फास्टिंग हमने एडवाइज नहीं की है बट दे स्टिल वांट टू चूज, तो उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन समझाए जाएं कि नॉन कॉन्सेक्यूटिव फास्ट या ऑल्टरनेट डेज या शॉर्टर डेज में फास्टिंग, या फिर जैसे आपको फास्टिंग के बदले जो आप जो भी है आप अपने स्कॉलर से बात करके उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। जो पेशेंट्स फास्ट करना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि पेशेंट्स कोई हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो ये ऑप्टिमल डोज पर है या नहीं है, और हमें मजीद उसमें इजाफा करना है क्या डोज का, वो चेक करना है। अगर ऑप्टिमाइज है तो वेल एंड गुड। सेकेंड चीज देखनी है पेशेंट्स बराबर से ले रहे हैं और लेते हुए से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है या नहीं है, बाकी हार्ट के जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में है या नहीं है। ये सारी चीजों को देखना होगा। और देखकर पेशेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं हम कि भाई आप फास्टिंग करें तो कैसे करें। और रिस्क के बारे में समझाना होता है पेशेंट्स को कि पेशेंट्स कि आपका रिस्क क्या है। तो रिस्क जो हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि फ्लूइड लॉस हो गया या फ्लूइड ओवरलोड हो गया। कई बार ऐसा होता है कि इफ्तार कर रहे हैं या सहर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पानी पी लिया एक साथ, दिन भर आपने फास्ट किया, पानी नहीं पिया, आप इफ्तार के टाइम पे जो है ना आपने 3-4 ग्लास पानी पी लिया एक साथ, तो ये अचानक फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो ये पानी जो है ना फिर वो उसकी वजह से लंग्स में प्रेशर बढ़ के सांस फूल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस हो सकते हैं, डाइटरी चेंजेस हो सकते हैं, तो ये सारी चीजों को नजर रखना पड़ेगा। और बाकी जो मैंने बताया था ट्रायल फास्ट के एक महीना पहले आप रमजान से पहले पेशेंट को बताएं कि फास्टिंग करके देखें आप, अगर जरूरत पड़ी तो रोजा तोड़ लें बीच में। तो ये सारी चीजें की जा सकती है। और बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो रमजान से पहले ही बेस्ट होगा 1 महीना पहले आ जाएं अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास, अपना सारा वर्कअप कर लें, अपना सारा चेकअप कर लें, देख लें कि आपके आपके लेटेस्ट रिपोर्ट कैसी है हार्ट की, आपका ईसीजी कैसा है, आपकी हार्ट पंपिंग कैसी है, आपके ब्लड टेस्ट कैसे हैं, किडनी फंक्शन कैसे है, जिसके बारे में डॉक्टर रेहान बताएंगे थोड़ी देर में, और सिम्टम्स कैसे हैं, मतलब चेस्ट पेन है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, कोई पैल्पिटेशंस है, डिजीनेस, चक्कर है, या फिर ये सारी चीजें हैं या नहीं है। तो हम और ये भी देख सकते हैं कि पिछले रमजान अगर पेशेंट ने रोजे रखे थे तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें कोई मुश्किल तो नहीं हुई, कभी रोजा तोड़ना तो नहीं पड़ा किसी मुश्किल की वजह से, तो वो भी देखना होगा। सिम्टम स्टेटस, स्मोकिंग के बारे में एडवाइस करना होगा पेशेंट्स को, एंड ऑफ कोर्स मेडिसिन के बारे में एडवाइस करना होगा।
जनरल एडवाइस, हेल्दी डाइट लेनी है, फ्लूइड इनटेक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत कम लेंगे तो किडनीज पे असर होगा, बहुत ज्यादा लेंगे तो हार्ट के ऊपर असर होगा, तो इट हैज टू बी बैलेंस्ड प्रॉपरली। एंड पेशेंट्स शुड बी रेडी टू ब्रेक द फास्ट अगर तबीयत खराब होती है तो। और रमजान के बाद भी इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट्स को हम गाइड करें फ्यूचर फास्टिंग के बारे में, और उसके पेशेंट के स्टेटस सिम्टम्स में क्या चेंज आए हैं, कुछ लैब्स में कुछ चेंज आए हैं, वो सारी चीजें हम बात कर सकते हैं। विद 2-4 स्लाइड्स और एंड देन विल रैप अप। तो मेडिसिन के बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं कि रमजान में मेडिसिन का क्या किया जाए। अब जैसे कुछ मेडिसिन होती है दिन में 2 टाइम, दिन में 3 टाइम, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करें सहर के हिसाब से और इफ्तार के हिसाब से, और आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने डॉक्टर के साथ। ब्लड प्रेशर मेडिसिन हैं तो अक्सर सहर के साथ ली जा सकती हैं। अगर ब्लड प्रेशर मेडिसिन में एक स्पेशल मेडिसिन होती है, इसको बोलते हैं डायूरेटिक्स, या फिर हार्ट फेलियर के लिए यूज होती है। तो ये डायूरेटिक्स जो होती है इससे आपको यूरिन ज्यादा आता है। तो अगर ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जिससे आपको यूरिन ज्यादा आता है, तो इसको जो है ना आप सहर में ना लेकर इफ्तार में ले लें, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज का डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है रमजान में। और आपको अगर शुगर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो आपके घर पे जो ब्लड प्रेशर शुगर मॉनिटर रखें आप, और उसको चेक करें। जैसे सहर से पहले चेक करेंगे, इफ्तार के 2 घंटे बाद चेक करेंगे, या कभी भी आपको लग रहा है कि शुगर मेरी कम हो रही है तो शुगर टेस्ट करें। और शुगर अगर आपकी 60 या 70 से नीचे चले जाती है, या 400 से ऊपर चले जाती है, तो आपको रोजा तोड़ना पड़ सकता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्वीट्स और शुगर नहीं लेंगे, पानी हिसाब से पिएंगे। डाइट डाइट क्या ली जा सकती है, तो ये देखें तो होल ग्रेन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें तो वो बेहतर रहेगा। ऐसी चीजें जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जिससे शुगर बढ़ सकती है, इन चीजों को अवॉइड करें। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट, प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन से क्या होता है, सटाइटी होती है, आपका पेट भरा रहेगा, और इससे आपको आपके रोजे में आसानी होगी। पानी का जो है ना आप 2 से 3 लीटर के बीच में पी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका योर किडनी स्टेटस एंड योर हार्ट स्टेटस। ये सारी चीजें हैं जो हमें दावतों में मिलती है, जिसमें हमें अवॉइड करनी है। तो ऑयली चीजें अवॉइड करें, फ्राइड चीजें अवॉइड करें, मीठी चीजें अवॉइड करें, कोलाज अवॉइड करें, कैफीन वाले ड्रिंक्स अवॉइड करें, ज्यादा टी कॉफी अवॉइड करें। टी कॉफी क्या है ना, दे आल्सो एक्ट एज डाययूरेटिक, उससे भी आपका ज्यादा वाटर लॉस होगा, तो उससे मुश्किल हो सकती है। तो फिर हेल्दी डाइट क्या हो गई, हेल्दी डाइट कैसे लेनी चाहिए, तो इस किस्म की हेल्दी डाइट होनी चाहिए। इफ्तार में एक देखिए 2 खजूर ले लें आप, साथ में कुछ फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस। एक साथ फास्ट ब्रेक कर कर एक साथ ना खाएं, तो गिव इट अ ब्रेक। आप इफ्तार के बाद थोड़ा सा खा लें खजूर और फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस के साथ, फिर 1-2 घंटे का गैप दें, फिर उसके बाद प्रोटीन और कार्ब्स यानी थोड़ा सा राइस या मीट या फिश कुछ ले सकते हैं आप। और सहर के टाइम पे ना कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि ओट्स या होल ग्रेन्स, ये ले सकते हैं आप। फ्रूट्स, नट्स, ब्रेड्स, ये सारी चीजें अच्छी रहती हैं रमजान में। हेवीली रिफाइंड शुगरी थिंग्स, इन चीजों को अवॉइड करें, बहुत ज्यादा ऑयली और फ्राइड चीजों को अवॉइड करें। अक्सर एक और सवाल आता है पेशेंट्स का कि मैं एक्सरसाइज करता हूं तो एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको एक्सरसाइज की आदत है, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो आप एक्सरसाइज रोके नहीं, बट इसको टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करें। बेस्ट टाइम है इफ्तार से 2-3 घंटे के बाद। तो जब आप इफ्तार करते हैं, यू टेक अ लॉट ऑफ फूड इनसाइड, तो बहुत सारा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टमक की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो इमीडिएटली आफ्टर फूड एक्सरसाइज करना सही नहीं है, तो इफ्तार के 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद कर सकते हैं। जैसे मान लें आप तरावी के लिए जा रहे हैं, तरावी के लिए वॉकिंग में चले जाएं, गाड़ी ना ले जाएं, वापसी में भी आप वॉकिंग करके आएंगे, तो उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और कार्ब्स और प्रोटीन्स का इंटेक एक्सरसाइज के हिसाब से रखना पड़ेगा। पानी का, और बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज अवॉइड करें, और बहुत ज्यादा रिपीटिशंस अवॉइड करें, एंड फ्लूइड बराबर से लें। इफ्तार से बिल्कुल पहले अवॉइड करें एक्सरसाइज करना, क्योंकि वो टाइम होता है कि आपकी ब्लड शुगर डाउन हो सकती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, काफी इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, तो हार्ट रिदम में चेंजेस आ सकते हैं। तो ड्यूरिंग द लास्ट 2 आवर्स ऑफ द फास्ट इस टाइम पे एक्सरसाइज अवॉइड करें। तो फाइनली, सो विद ऑल दिस प्रिकॉशंस, अगर प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाए, प्रॉपरली एडवाइस फॉलो की जाए, मेडिकल एडवाइस, तो मोस्ट पीपल विद हार्ट डिजीज तकरीबन लोग फास्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं।
कुछ जैसे मैंने बताया था कि रीसेंट हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर है, हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स है, इन पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए फास्टिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स कैन डू द फास्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप रमजान से पहले चेकअप करा लें। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें कि भाई मुझे ये सवाल है, ये मुझे ये इस क्वेश्चन है, डाइट के बारे में हो या आपके फ्लूइड के बारे में हो। मेडिसिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक्स अवॉइड करेंगे दिन के टाइम, उसको शाम के टाइम से शिफ्ट कर देंगे। और बहुत जरूरी है पेशेंट्स जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, जिनकी स्टेंट हुई है, तो उनको दे आर यूजुअली ऑन एस्पिरिन प्लस माइनस अनदर ब्लड थिनर, तो इन मेडिसिन को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। एस्पिरिन रोकने से स्टेंट में दोबारा ब्लॉकेज आने के चांस हो सकते हैं, तो डू नॉट स्टॉप दिस मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर कार्डियोलॉजिस्ट। एंड ऑल्सो लास्टली यू शुड नो व्हेन नॉट टू फास्ट एंड व्हेन टू ब्रेक योर फास्ट। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, रात में आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगले दिन फास्ट ना करें। दिन में तबीयत खराब हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही है, otherwise feeling unwell, so you should be ready to break your fast. So इंशाल्लाह रमजान करीम टू ऑल ऑफ यू। और इस रमजान से बहुत जरूरी है कि हम सीखें, एंड ऑल शुड बी स्ट्राइविंग फॉर बेटर थिंग्स in terms of health as well as spirituality after Ramadan. Thank you very much. If you have any questions, we'll take it at the end of the second talk. Barakallah feekum, Dr. Saab, and thank you for the insights. I mean, very useful information. और जरूर चाहिए लोगों को अभी ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि स्पेशली गल्फ में जब होता है, तो जैसे आपने बोला था कि भाई इफ्तार में हेवी हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इट्स ए गुड, मेरे ख्याल से बोल सकता हूँ कि सेशन कि वो लोग जाने कि भाई टू हैव मोर हेल्दी रमदान। नेक्स्ट हम दरख्वास्त करते हैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब से, जो बीएसएच से ही ताल्लुकात रखते हैं एंड ही इज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। तो रमदान में यूजुअली हाउ टू हैव ए मोर हेल्दी वर्जन सो दैट आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है, फूड इनटेक कम हो जाता है, तो हाउ एग्जैक्टली शुड यू बी अप्रोचिंग रमदान। हम बुलाते हैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब को। डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब, जज़ाकल्लाह खैर आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर रेहान। और रमज़ान करीम जैसे करीब है, और हमने बहुत ही अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन ली कार्डियोलॉजी के हवाले से। इसी तरह से अब हम थोड़े से जो है वो गुर्दों के हवाले से यानी किडनीज़ के हवाले से बात करेंगे कि वो पेशेंट्स जिनको किडनी के इश्यूज होते हैं उन्हें भी अपने डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। स्पेशली जो है वो ये सब रमज़ान शुरू होने से पहले उनको डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में आ जाना चाहिए, ताकि उनको जो भी एडवाइस है वो पहले से दी जा सके। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत सारी चीज़ें डाइट के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है वो डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब ने जो है वो बता दी हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि गुर्दे के जो मरीज़ होते हैं, किडनी के जो मरीज़ होते हैं, उनमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान। ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं, नॉर्मल सी बातें जो डॉक्टर अजीज भी कर चुके हैं कि रमज़ान जो है वो करीब ही है। और जो पेशेंट्स होते हैं, गुर्दे के जो मरीज होते हैं, उनमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है पानी की किल्लत। तो पानी की जो कमी होती है उसकी वजह से गुर्दों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और क्योंकि हम लोग गल्फ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो है वो गर्मी का भी सीज़न कुछ ज़्यादा ही रहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी इस वक्त जो इस बार जो रमज़ान आ रहे हैं वो एक अच्छे सीजन में आ रहे हैं, तो पानी के हवाले से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। फिर भी जो गुर्दे के मरीज़ हैं उन्हें अपने पानी का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको गुर्दे में पत्थर की यानी स्टोन्स की शिकायत रहती है, या वो मरीज़ जिनको पहले से गुर्दे की कुछ तकलीफ है जिसकी वजह से उनका गुर्दा कुछ कम काम कर रहा है। तो उनके जो गुर्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं कि वो दोबारा से उनके अंदर खराबी जल्दी से आ जाती है। जैसे उनमें इन्फेक्शन के जो खतरात होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस इन्फेक्शन की वजह से गुर्दे का काम करना मज़ीद कम हो जाता है। तो बहुत सी स्टडीज़ जो हैं वो पास में की गई हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी स्टडी जो है वो इस लेवल पर नहीं है कि वो हमें कोई ख़ास रिकमेंडेशंस या जो है हमें कोई कंसेंसस एक दे सकें कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको ये
चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए इन गुर्दे को मज़ीद ख़राब होने से बचने के लिए, या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर हमारी नॉलेज में है, और ये सब जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस क्या है, यानी पेशेंट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका गुर्दा जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। बेसिकली गुर्दा जो है वो हमारे जिस्म का एक सबसे अहम उज़ू है, जिसका काम न सिर्फ़ जो है वो हमारे जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना होता है, बल्कि ये साथ-साथ इसके जो बहुत ही अहम काम होते हैं, जिनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करना, और तीसरे नंबर पर जिस्म के अंदर जो तेज़ाबियत वगैरह जो उसके लेवल्स होते हैं, उसको कंट्रोल करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करना, जैसे कि डॉक्टर अजीज साहब ने बताया कि सोडियम और पोटेशियम, ये जो दो नमकियात होती हैं, नमक होता है, ये जिस्म के अंदर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और इनका कंट्रोल जो है वो गुर्दे के जरिए हो रहा होता है। तो बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनमें ये नमकियात भी डिस्टर्ब होती हैं, तो उन सबको एड्रेस करना पड़ता है। सो जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको रमज़ान शुरू होने से तकरीबन 1 से 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करना चाहिए, और अगर इससे पहले ना कर सके हों तो फिर भी एट द स्टार्ट ऑफ द रमज़ान उनको आ जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो प्री रमज़ान असेसमेंट होती हैं, और ये हमें 1 से 3 महीने पहले शुरू करनी चाहिए इन मरीज़ों को। और सबसे पहले जो है वो उनका जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उनका हमारा यही सवाल होता है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट के साथ होता है, कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले उनसे उनकी जो है वो गुर्दे की पिछली कंडीशन के बारे में पूछा जाता है कि पहले से आपके गुर्दों में कोई खराबी है या नहीं है, और अगर है तो वो किस नौइयत की है। क्या ये गुर्दे जो आपके खराब हुए हैं, ये स्टोन्स की वजह से कुछ खराबी हुई है, या गुर्दों की अपनी कोई बीमारी है, या आपको पहले से कुछ शुगर है, लाहक है, या ब्लड प्रेशर लाहक है, या कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मामलात हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो चलना पड़ता है, और सबसे पहला सवाल जो होता है उनसे फिर इसके बाद ये होता है कि आपने इससे पहले आपका जो रोज़ा रखने का जो था पिछले साल, वो क्या तरीक़ेकार था कि आपने रोज़ा रखा था या नहीं रखा था? और अगर रखा था तो उसमें आपकी कंडीशन किस तरह से रही थी? सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फिर मैंने अभी जो बात की कि उनकी क्लिनिकल और दूसरी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको देखा जाता है कि ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो गुर्दे के जो मरीज़ होते हैं ज़्यादातर उनमें शुगर और ब्लड प्रेशर के मामला देखे जाते हैं। जो सबसे जो कॉमन कॉज़ होता है गुर्दा खराब होने का, वो शुगर और दूसरे नंबर पर ब्लड प्रेशर होते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी शुगर जो है पिछले 3 से 4 महीने के अंदर वो किस तरह की रही है, कि कंट्रोल में है या नहीं है, और उनके ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह के रहे हैं, कितने कंट्रोल में है या नहीं है। तो इन सब चीज़ की मालूमात के लिए मरीज़ को पहले आना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद ये देखना कि इसके अलावा शुगर के और ब्लड प्रेशर के जो रिस्क हैं, इसके अलावा और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मरीज़ को ख़राब कर सकते हैं। मरीज़ का जो वज़न है वो भी बहुत अहम होता है कि मरीज़ का वज़न किस तरह का है, कि ये इसके मरीज़ के वज़न को जो है वो किस तरह का रखा जाए कि वो अपना आगे रोज़ों में वो चल सके। अच्छा, इसमें जो बुनियादी चीज़ है गुर्दों की बीमारी में या गुर्दों की असेसमेंट में, वो कुछ रिपोर्ट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि गुर्दा एक ऐसा उज़ू है जो आपको बज़ाहिर आकर जब तक एक सिवाय एक स्टोन के मसले के कोई और जो दूसरे मसाइल होते हैं वो गुर्दे के, वो खामोशी से अंदर चलते रहते हैं। और आपको सिर्फ़ उसी वक़्त पता लगता है, या तो आपको कोई दर्द हुआ, या आपको कोई दिल की तकलीफ़ हुई, या कोई और मसला हुआ, या आपने वैसे ही अमूमन जो सालाना जो एक अपना चेकअप करवाते हैं उसमें गुर्दे की रिपोर्ट कराई, और उसके अंदर वो पता चल कर आ जाता है। तो गुर्दे के मरीज़ को जब भी हमें असेस करना होता है तो उसमें उसकी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए जब ये मरीज़ आएगा हमारे पास प्री इवैल्यूएशन के अंदर, तो साथ-साथ हम जब इसके सवालात करते हैं कि उसको पहले से क्या शिकायत रही है गुर्दे की, तो उसमें उसकी लैब जो होती है, पुरानी रिपोर्ट्स जो होती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें क्रेाटिनिन हो गया, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उसके जीएफआर देखना, उसके और दूसरे ब्लड ग्लूकोज़ वगैरह देखना, और दूसरी नमकियात वगैरह को देखना है। और साथ-साथ जो है वो उन मरीज़ों की जो मेडिसिन्स होती हैं, उनको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि कौन-सी दवाइयाँ आपको किस तरह से लेनी है। जैसे कि अभी डॉक्टर अज़ीज़ साहब ने ज़िक्र किया है कि जो लेसिक्स की दवाई होती है, डाययूरेटिक होती है, वो आपको इफ्तार के बाद लेनी है। अगर आपने उसको सहर के टाइम पर ले लिया तो आपके जिस्म से सारा पानी निकलेगा, और फिर जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी, और गुर्दों के ऊपर मज़ीद उसके असरात मुरतब होंगे।
इसी के साथ साथ जो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कुछ ट्रांसप्लांट के मरीज होते हैं या कुछ गुर्दे की ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें कुछ खास दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन कहा जाता है। जिनमें से एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है टेक्रोलिमस, और ये उन बीमारियों में दी जाती है कि जिनके जिस्म से जो है वो गुर्दों के जरिए प्रोटीन ज़ाया हो रहा होता है, या वो मरीज जो कि ट्रांसप्लांट जिनका हो चुका है। तो इन मरीजों में दवाइयों का जो रद्द-बदल होता है, उसकी एडजस्टमेंट होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, और ये उनको जो है वो रमज़ान शुरू होने से पहले उन दवाइयों के कुछ लेवल्स किए जाते हैं कि लेवल्स जो है जिस्म के अंदर कितने हैं, और उस हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है। तो उनकी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और उनको कितना डोज़ रखा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और इन दवाइयों को किस तरह से लिया जाए, कि ये दवाई जो है ज़्यादातर मरीज़ को ये समझाया जाता है कि ये दवाइयाँ आपने सहर के वक़्त और फिर इफ्तार के फ़ौरन बाद लेनी है। इसके अलावा जो है वो कुछ और दवाइयाँ होती हैं जो कि मरीज़ को नुकसान कर सकती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे क्लोनिडीन है, ये कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो उनको ये दवाई दी जाती है। लेकिन ये दवाइयाँ उसको मरीज़ को और ज़्यादा प्यास लगवाती हैं। इन दवाइयों की एडजस्टमेंट, यानी अगर हम इस दवा को चेंज करके हम किसी और दवा के ऊपर डाल दें और उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ये सब चीज़ें पहले होंगी। अगर मरीज़ जो है वो रमज़ान के दौरान आएगा तो फिर उसको बीच में फिर गैप आ जाता है, वो रोज़े नहीं रख सकता। उसमें उसको मसले-मसाइल आ जाएँगे। इसी तरह से मरीज़ का जो मैंने ज़िक्र किया कि गुर्दों का काम पानी की जो है जिस्म के अंदर लेवल को उसको मेंटेन करना होता है, तो इन मरीज़ों को ये बताना पड़ता है कि आपने कितना पानी लेना है और किस तरीके से लेना है, कि इफ्तार के बाद लेना है, और ऐसा नहीं कि आपने फ़ौरन से बहुत ज़्यादा पानी पी लेना है और या फिर बिल्कुल ही कम पानी पीना है। और एक बैलेंस डाइट जो है वो रखनी पड़ती है। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो कि डायलिसिस वगैरह पर हैं, उनकी डाइट के हवाले से हमें उनको बताना पड़ता है। और जैसे कि ज़िक्र किया डॉक्टर अज़ीज़ साहब ने, कि अगर कोई मरीज़ जो है वो उसकी तबीयत में कोई नासाज़ी आ रही है, तो उसको कितना जल्दी जो है उसको किस वक़्त जो है अपना रोज़ा ब्रेक करना है, ये उसको पता होना चाहिए। अगर तबीयत उसकी अच्छी नहीं है, तो वो रोज़े को ब्रेक कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम कि रमज़ान में, ड्यूरिंग रमज़ान जो है असेसमेंट के लिए मरीज़ को कोशिश ये करते हैं, या तो हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के गैप के बाद वो मरीज़ हमारे पास आए, और उसके जो है वो हम ब्लड प्रेशर चेक करें, उसका जो है वो पानी का लेवल जो है जिस्म के अंदर उसको चेक किया जाए, और उसकी नमकियात वगैरह को चेक किया जाए। इसी तरह रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है वो उस मरीज़ की असेसमेंट की जाती है, और जो तकरीबन 3 महीने तक चलती है। ये उसके जिस्म जो रमज़ान में उसने रोज़े रखे हैं, उसकी वज़ह से क्या उसके गुर्दों पर असरात हुए हैं? क्या उसके जो गुर्दे का फ़ंक्शन है वो मज़ीद कम हुआ है, या उतना ही रहा? और इन रोज़ों के दरमियान उसने जितना पानी और नमकियात का इस्तेमाल किया, क्या वो बेहतर हुई या वैसी ही रही, या मज़ीद उसके अंदर कुछ खराबी आई? तो ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किडनी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें नेफ्रोलॉजी की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है रमज़ान शुरू होने से पहले। इनमें सबसे पहले तो वो बीमारियाँ होती हैं जिनमें प्रोटीन का ज़ाया होता है गुर्दों से। और दूसरे नंबर पर आती हैं किडनी की स्टोन डिजीज़ेज़, के गुर्दे के अंदर पथरी का होना। ये बहुत ही एक आम सी बात है। हर तीसरा बंदा जो है वो उसको ये पथरी की शिकायत होती है। तीसरे नंबर पर क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी गुर्दे की मूज़ी बीमारियाँ, और दूसरी जैसे कि शुगर की वजह से और दूसरी मूज़ी बीमारियों से गुर्दे को खराब हो जाना। चौथे वो मरीज़ जो कि डायलिसिस पर होते हैं, और पाँचवाँ जिनको ट्रांसप्लांट हो चुका होता है। तो सवाल यही होता है कि पेशेंट कि गुर्दे के मरीज़ जो हैं, क्या वो रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? तो हाँ, इसका जवाब ये है कि वो रख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि अब तक जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं, उनमें अभी तक इसका कोई कन्क्लूज़न नहीं किया है, लेकिन मरीज़ को देखते हुए इस चीज़ का फैसला किया जाता है, जो कि मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊँगा, और उससे आपको कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले वो मरीज़ जिनमें प्रोटीन का गुर्दे से प्रोटीन ज़ाया हो रहा होता है, और इन मरीज़ों में ये देखा जाता है कि क्या इनकी बीमारी कंट्रोल में है, या ये जो मैंने ज़िक्र किया इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, जो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली ड्रग्स होती हैं, उन पर हैं या नहीं है। अगर उनके गुर्दे कंट्रोल में है, उनके गुर्दे की रिपोर्ट कंट्रोल में है, गुर्दे मज़ीद कोई खराबी की तरफ नहीं है, उनकी बीमारी कंट्रोल में है, और वो किसी इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन के ऊपर नहीं है, तो वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। उनमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हाँ, वो मरीज़ जो कि इन दवाइयों के ऊपर हैं, उनको इस चीज़ का जो है वो बताया जाता है कि आपने कौन-सी दवाइयाँ लेनी है और किस वक़्त लेनी है और किस तरह से लेनी है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मरीज़ होते हैं, वो होते हैं जिनमें इन सब सब दवाइयों के लेने के बावजूद गुर्दे से प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है। तो ये पेशेंट ज़्यादातर रिस्क पर होते हैं, और इनको जो है वो ख़ास तौर पर नज़र में रखना पड़ता है, और अगर प्रोटीन का ज़ाया बहुत ज़्यादा है, तो उनको यही कहा जाता है कि आप जो है वो रोज़ा ना रखें। बेहतर यही रहेगा, क्योंकि जब प्रोटीन ज़ाया होता है, तो जिस्म से कुछ पानी की कमी भी होती है। उस पानी की कमी की वज़ह से
भी गुर्दे मुतासर होते हैं। और जब प्रोटीन जब ज़ाया हो रहा होता है तो ये खुद से अपना एक रिस्क फैक्टर है कि गुर्दों को तेज़ी के साथ नुकसान पहुँचाता है। गुर्दे का जो काम होता है, गुर्दे के फ़िल्टर्स होते हैं वो तेज़ी के साथ ख़राब होने लग जाते हैं। तो 2 फैक्टर्स अगर रमज़ान में बंदा अगर रोज़ा रखे और पानी की कमी हो और साथ-साथ ये प्रोटीन ज़ाया हो रहा हो, तो ये डबल फैक्टर जो है वो गुर्दों को तेज़ी के साथ ख़राब करता है। और दूसरे पे आ जाते हैं जो मरीज़ जिनमें गुर्दे में पथरी की शिकायत है। बेसिकली 2 बहुत ही कॉमन टाइप के स्टोन्स होते हैं। एक तो होते हैं कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन्स है और दूसरे यूरिक एसिड स्टोन्स। तो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन्स जो हैं वो बेसिकली जो बनते हैं वो उनमें कुछ हमारी ग़िज़ा का भी अमल दख़ल होता है। जैसे कि पीनट्स हो गई, रुबाब, जो हम पालक वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, गाजर, मूली वग़ैरह, स्विस चार्ट, चॉकलेट एंड स्वीट पोटैटोज़, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर ऑक्ज़ेलेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो रमज़ान के दौरान ख़ुसूसन जो है वो हम ये चीज़ें तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि पोटैटोज़ वग़ैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी हो रहा था। तो इनमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए ताकि स्टोन जो है वो कम बने और पानी का इस्तेमाल थोड़ा अच्छा रखना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, उन जैसे कि मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया और कोई चीज़ वग़ैरह हो गई, उन चीज़ों को इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि जो कैल्शियम है वो बेसिकली लोग ये समझते हैं अक्सर कि कैल्शियम जो है वो कल्प्रिट है और कैल्शियम की वज़ह से जो है वो उनके गुर्दे के अंदर पथरी बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्शियम का अमल ज़रूर होता है लेकिन इसके अलावा ये ऑक्ज़ेलेट और दूसरा हम आगे बात करेंगे यूरिक एसिड, इनका अमल दखल ज़्यादा होता है। ये स्टोन्स को बनाने में ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनमें कैल्शियम होता है, अगर हम उनको खाएँगे तो ये कैल्शियम जाकर इस ऑक्ज़ेलेट के साथ जो हम जिन ग़िज़ाओं को हम ले रहे हैं, उनके साथ अगर हम ले लेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट के साथ बाइंड कर और इसको जो है हमारे जिस्म से निकाल देता है। तो अगर हम कैल्शियम की कमी रखते हैं तो ऐसे मरीज़ों में पथरी बनने के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेली बेसिस पर हमें तकरीबन 1000 से 1200 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम लेना चाहिए। जो कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि डेली हम दिन में जो है 3 सर्विंग्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स की इस तरह से ले लें, कि जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दें। दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन्स को बनने में किरदार अदा करती है, वो है नमक का इस्तेमाल, सोडियम। अगर आप अपनी डाइट के अंदर सोडियम को ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि रमज़ान करीम में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बनती हैं जिनमें नमक का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वज़ह से जिस्म से हमारे गुर्दों से कैल्शियम का इख़राज ज़्यादा होता है और इसकी वज़ह से कैल्शियम जब वहाँ से गुर्दों से निकलता है तो वहाँ पर ऑक्ज़ेलेट पहले से मौजूद होता है और ये दोनों वहाँ बाइंड करते हैं और वो इस तरह से एक पत्थर बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें नमक का इस्तेमाल कम हो, हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए, नमक का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम रखना चाहिए, वरना जो है वो इसमें पथरी बनने के खतरात ज़्यादा होते हैं। तो दूसरे नंबर पर स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन, ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में बनते हैं जिनका रेड मीट, ऑर्गन्स मीट और शेलफिश वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है और अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रहे, ख़ासतौर पर रेड मीट वगैरह कि शहर में जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा खा ली जाती हैं, कीमा वगैरह हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बनने के खतरात ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हमें यूरिक एसिड को बनने से रोकना है तो हमें इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, रमज़ान करीम में थोड़ा-सा हमें इसकी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं और साथ-साथ जो शुगर स्वीटेंड फूड्स होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं जिनमें जो है वो फ्रक्टोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फ्रक्टोज़ ज़्यादा मौजूद होता है, जैसे कॉर्न सिरप वगैरह, उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जनरली जो रिकमेंडेशन है कि हमें किस तरह से पथरी को बनने से रोकना है रमज़ान में, इनको क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए ऐसे मरीज़ों को जिनमें ये प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है, जिनमें खतरात ज़्यादा होते हैं कि पत्थर जो है वो उनके अंदर पहले से बने हुए भी हैं और आगे भी एक बन बन जाएँगे। तो उनको हम ये प्रिकॉशंस देते हैं कि अपना डेली का जो फ्लूइड इंटेक है, पानी का जो या फ्लूइड का जो इंटेक है 2 से 3 लीटर्स तक होना चाहिए। जो कि तकरीबन हमारे अगर हम इसको देखें तो 2 लीटर का मतलब होता है 4 जो नॉर्मल हमारे ग्लासेस होते हैं उसके बराबर और अगर हम इसको 12 ग्लासेस ले लेंगे तो ये 3 लीटर हो जाएगा और 8 ग्लासेस का मतलब ये 2 लीटर हो जाता है। तो पानी का इस्तेमाल हमें इस तरह से करना चाहिए, एकदम से पानी ना पिएँ ये मरीज़ और बल्कि उसको पूरी रात में इफ्तार से लेके सहर तक वक़्फ़े-वक़्फ़े से लें ताकि पानी की मिकदार जो है वो भी पूरी हो जाए और यूरिन भी ज़्यादा से ज़्यादा आए और एकदम से पानी लेने की वजह से नमकियात डिस्टर्ब हो सकती हैं, जैसे कि सोडियम वगैरह उसके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। सेकंड ऐसी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल कम करना है जिसमें ऑक्ज़ेलेट और प्यूरीन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, थोड़ा-सा हमें कम लेना चाहिए इन मरीज़ों को ख़ास तौर पे जिनके अंदर पथरी की शिकायत होती है और सॉल्ट का इंटेक जो है वो कम रखना चाहिए।
अब आ जाते हैं हम उस तरफ, वो मरीज जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, यानी जिनमें शुगर की वजह से या गुर्दे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके गुर्दे खराब होते चले जाते हैं और वो एक गुर्दे के मरीज बन जाते हैं। तो ये पेशेंट जो है ये भी रमजान में रोजा रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये गुर्दे की बीमारी के किस स्टेज पर मौजूद है। मिसाल के तौर पे वो मरीज जिनमें गुर्दे का फंक्शन अभी 60% से ज्यादा है, तो वो मरीज जो है वो आराम से रोजा रख सकते हैं और उनमें पानी के हवाले से या डाइट के हवाले से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन वो मरीज जो कि एडवांस स्टेज पर हैं, यानी कि जो कि स्टेज 4 पर हैं, स्टेज 5 पर हैं, तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत जल्दी पानी जो है वो जिस्म के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और नमकियात भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिस्टर्ब रहती है। तो ये मरीज जो है उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए और ये हाई रिस्क पर होते हैं। हाँ, अगर इन मरीजों के पिछले 3 से 4 महीने में या 6 महीने में गुर्दे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको रीसेंट पीरियड के अंदर कोई इन्फेक्शंस नहीं हुए हैं या कोई ऐसी मामलात नहीं हुए जिसकी वजह से गुर्दे खराब हुए हों या गुर्दे खुद से जो है वो शुगर के अनकंट्रोल लेने या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल लेने की वजह से खराब ना रहे हों, तो इन मरीजों को जो है वो रोज़ा रखने की इजाज़त दे दी जा सकती है। लेकिन अगर इन वजूहात की वजह से उनके गुर्दे मज़ीद वक़्त स्लो खराब होते चले जा रहे हैं, तो ये मरीज रोज़ा ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गुर्दे इनके बिल्कुल ही रोज़ा रखने की वजह से पानी की कमी की वजह से बहुत तेज़ी के साथ खराबी की तरफ जाते हैं। अ, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि वो पेशेंट्स प्रेगनेंसी की तरफ हम आते हैं कि कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं, खातून ऐसी होती है जिनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है और उनमें गुर्दे की पुरानी बीमारी चल रही है, यानी गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता खराबी की तरफ आ रहे हैं। तो नॉर्मली भी ये हिदायत दी जाती है कि वो मरीज़ जिनको कोई गुर्दे की तकलीफ नहीं है, वो रोज़े को कोशिश करके अवॉइड ही करें, क्योंकि इसकी वजह से उनकी खुद की या बच्चे के ऊपर असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन अब वो मरीज़ आ जाते हैं कि जो जिनमें प्रेगनेंसी है और इनमें साथ-साथ उनको अंदर गुर्दे की खराबी चल रही है, यानी उनका गुर्दा जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, फंक्शन अच्छा नहीं कर रहा है। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनमें रोज़ा रखने की इजाज़त हम नहीं देते हैं। वजह ये है कि इसमें दोनों, एक तो गुर्दा भी बहुत तेज़ी से खराब होता है, फिर माँ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और फिर बच्चे को भी पानी की कमी की वजह से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा जो है वो तब्दील हुआ है, तो ये मरीज़ जो है वो ये रोज़ा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि इनका गुर्दा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इनके गुर्दे के अंदर कोई ऐसी खराबी नहीं है। इनमें जो है वो जो गुर्दा जो नया इनको लगाया गया है, जो ट्रांसप्लांट हुआ है, उसमें कोई रिजेक्शन नहीं देखी गई है रिसेंट पीरियड के अंदर। हाँ, वो मरीज़ जिनका अभी पहला साल है ट्रांसप्लांट का, अभी इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी पहला साल चल रहा है, तो उन मरीज़ों में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चेज़ ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने ये देखा है कि वो मरीज़ जिनमें 6 से 8 महीने गुज़रे थे और उनका गुर्दा अच्छा काम कर रहा था और उन लोगों ने ज़िद करके कि हमने रोज़ा रखना है, उन लोगों ने रोज़े रखे और उसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो ये वही बात है कि अब हम ये है कि हमें रोज़ा रखना की इजाज़त देनी है या नहीं देनी है, सब डिपेंड करता है कि मरीज़ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका गुर्दा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर वो अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। अब आ जाते हैं वो मरीज़ जो कि डायलिसिस के ऊपर हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है मरीज़ों की। ये ज़िद भी करते हैं कि हमने रोज़ा रखना है और ये बात भी नहीं मानते हैं कि हमने पानी की जो है वो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, हमने जो खाने-पीने थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन करना है। ये मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इनमें इश्यू ये है कि ये लोग पानी, और कुछ रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि रोज़ा रखने से ये डायलिसिस के मरीज़ जो हैं उनमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि पूरे दिन ये पानी नहीं पीते और उस पानी ना पीने की वजह से जो है वो इनके अंदर पानी इतना इनके अंदर बढ़ता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इफ्तार होता है ये मरीज़ बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, मशरूब पीते हैं और ये सब चीज़ें ये लेते हैं, शरबत हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई। और साथ-साथ जो है वो ऐसे फ्रूट्स और शेक्स वग़ैरह भी लेते हैं कि जिनके अंदर ख़ास नमक जो होता है पोटेशियम, उसकी मिकदार ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ये मरीज़ बहुत ज़्यादा वेरी, वेरी हाई रिस्क पर आ जाते हैं। और ये कि मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है कि इन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी डायलिसिस की, और इवन के ये मरीज़ जो है वो इतने ख़राब होते हैं कि इनको इंटरवेंशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये मरीज़ आईसीयू में भी एडमिट हो सकते हैं, इनका दिल बंद हो सकता है, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो इन मरीज़ों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल रिकमेंडेशन जो देखी गई हैं, जितनी रिसर्चेज़ हुई हैं, उन सब ने यही कहा है कि ये जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, इनमें बेहतर ये है कि ये लोग रोज़ा ना रखें। और ये हमारे इस्लाम में भी है कि जो मरीज़ जिनमें इस तरह की कोई बीमारी है, जो बीमार हैं,
उनमें रोजे ना रखने की इजाजत है। तो ये मरीज उस कैटेगरी में आते हैं कि इनको रोजा ना रखना चाहिए। अच्छा, अब मरीज आते हैं, वो डॉक्टर अजीज ने भी बात कर ली है कि जो मरीज हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ऐसे मरीज जो गुर्दे की बीमारी के मरीज होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत तो होती ही होती है। तो इन मरीजों को रोजा रखना दिया जाए या ना दिया जाए, ये मरीज रख सकते हैं रोजा, सिवाय इसके कि इनके ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छे कंट्रोल में हो। अगर इनके ब्लड प्रेशर अच्छे कंट्रोल में नहीं है तो इनको जो है वो रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजह ये है कि इनको फिर वक़्तन-फ़वक़्तन दिन में 2 से 3 बार जो है दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये रोज़ा रख लें और ये फिर उसके बाद दवाई ना लें, तो इनमें कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ डेवलप हो सकती हैं। तो ये एक छोटा-सा एल्गोरिदम है कि मरीज़ जो है उसको हमने किस तरह से लेकर चलना है। तो सबसे पहले जो है वो हमें इनका रिस्क जो है वो स्ट्रैटिफ़ाई करना पड़ता है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि वो मरीज़ जिनका गुर्दे का फ़ंक्शन 60% से ज़्यादा यानी स्टेज 2 CKD पर मौजूद हैं, तो ये लो रिस्क में आते हैं। वो मरीज़ जिनका फ़ंक्शन 30 टू 60 है, ये मॉडरेट रिस्क में आते हैं। जिनका जिस्म से प्रोटीन का जो इखराज है वो एक 1 ग्राम से ज़्यादा रहा है, ये मॉडरेट रिस्क में आते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया, ये मॉडरेट रिस्क में आते हैं, और किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स, ये सब मॉडरेट रिस्क में आते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स में जो है ये वो हैं कि जिनमें कोई किसी भी वजह से यानी गुर्दे की इनको बीमारी है, लेकिन साथ-साथ इनको ऊपर से एक और कोई कोई इन्फेक्शन हुआ, यूरिन का इन्फेक्शन हुआ या कोई निमोनिया हो गया या कुछ हो गया, उसकी वजह से इनको उनके गुर्दे खराब हुए, जिसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, AKI। तो अगर CKD के ऊपर कोई एक्यूट किडनी इंजरी होती है, तो इन मरीज़ों को फिल वक़्त रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि ये हाई रिस्क में आ जाते हैं कि इनका गुर्दे का फंक्शन तेज़ी से खराब होता चला जाएगा। सेकंड, वो मरीज़ जो कि स्टेज 4 पर हैं, इनका किडनी का फंक्शन जो है वो 30% से कम है, ये हाई रिस्क में आते हैं। वो मरीज़ जिनको डायलिसिस में, ये भी हाई रिस्क पर आते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जिनका अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है, वो हाई रिस्क में है। बहुत ही नाज़ुक, कमज़ोर मरीज़ होते हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते, ये हाई रिस्क पर आते हैं। एंड वो मरीज़ जिनके पहले जो है वो फास्टिंग का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, वो रोज़ा नहीं रख पाए, तो उनको अभी भी रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती है। एडवाइस जो होती है, जो लो रिस्क पेशेंट जो होते हैं, ये सेफ होते हैं और ये रोज़ा रख सकते हैं। मॉडरेट रिस्क पेशेंट जो होते हैं, वो उनमें जो है वो सेफ्टी जो है वो अनसर्टेन होती है, यानी इनमें हम वही उनकी क्लिनिकल कंडीशन, उनकी प्रीवियस जो है वो गुर्दे की कंडीशन कैसी रही है, इस सब को देखकर फिर फैसला किया जाता है। तीसरे जो है वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जो कि प्रोबेबली अनसेफ होते हैं, और इनको यूजुअली हम मना ही करते हैं कि रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। इन सब के बाद जो है वो मरीज़ को जो है इस चीज़ की ये समझाया जाता है कि आपने किस तरह से अपनी डाइट लेनी है। डाइट में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उनको फ्रूट्स वगैरह के बारे में समझाया जाता है कि फ्रूट्स में आपने जो जिनका जिनका गुर्दे का फंक्शन जो है वो 15% से कम है, स्टेज 5 पर है, उनमें तमाम वो फ्रूट्स जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट तमाम ही फ्रूट्स होते हैं। सिवाय सेब के, सेब में भी पोटेशियम कंटेंट होता है, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन अगर सेब का शेक वगैरह लिया जाए तो उसमें कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। इन मरीज़ों को फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शन, डाइट की रिस्ट्रिक्शन, नट्स हो गए यानी बादाम, पिस्ते वगैरह, इन सब चीज़ों से इनको रोका जाता है। पानी कितना लेना है, पानी की भी इनको जो है वो एडवाइस किया जाता है कि आपने कितना लेना है पूरे दिन में, और उसकी किस तरीके से लेना है। दवाइयाँ इनकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एंड वही रूल्स सेम है जो कि कार्डियक पेशेंट्स के लिए हैं। जब आप अपनी तबीयत को बेहतर महसूस ना करें, तो इट्स बेटर कि आप अपना रोज़े को ब्रेक कर दें और फ़ौरन से अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, और फ़ॉलो अप करें इन द एक्सपर्ट क्लिनिक में प्री एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट रमज़ान। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द किडनी पर्सपेक्टिव। अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर रेहान। हमें थोड़े सवालात भी आए हैं चैट के ज़रिए। मैं ये सवाल जरा है डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ को, मोहम्मद गनी साहब से है। इफ समवन इज हैविंग पेन इन मिडिल ऑफ चेस्ट व्हाइल स्लीपिंग, इज इट रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम? जी, मिडल ऑफ स्लीपिंग चेस्ट पेन मे बी रिलेटेड टू हार्ट। यूजुअली नॉक्टर्नल एंजिना जिसे बोलते हैं कि रात में जो इसमें चेस्ट पेन हो रहा है, तो दिस मे बी अ साइन ऑफ क्रिटिकल हार्ट डिजीज। तो इसको चेकअप करना चाहिए। डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। यंग पेशेंट है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है तो मे नॉट बी। अगर ओल्डर पेशेंट है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डेफिनेटली नीड्स टू बी चेक्ड आउट। और ये याद रखें कि कोई भी चेस्ट पेन हो, मिडल ऑफ द चेस्ट हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, बैक में हो, उसको चेक करना ज़रूरी है। कि कई बार एटिपिकल सिम्पटम्स होते हैं, हम देखते हैं कि पेशेंट
देयर वाज अ पेशेंट सिर्फ शोल्डर पेन के साथ आए थे वो, इनफैक्ट वन ऑफ आवर डॉक्टर्स, सिर्फ शोल्डर पेन, एंड देन काफी परसिस्टेंट रहा शोल्डर पेन, तो हमने ईसीजी किया, कार्डियक ट्रोपोनिन्स किए, तो पता चला कि एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा है। सो एनी सॉर्ट ऑफ चेस्ट पेन जो है ना, उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। चाहे वो, अक्सर कहते हैं कि चेस्ट पेन जो ऑन एक्सर्शन होता है, मतलब आप कुछ देर वॉकिंग करें उसके बाद चेस्ट पेन हुआ, तो दैट इज हार्ट रिलेटेड। बट अक्यूट जो हार्ट अटैक होता है, तो वो ऑन एक्सर्शन नहीं होगा, तो स्लीप में भी हो सकता है। तो अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल आना चाहिए एंड चेकअप करना चाहिए। बारकल्ला फी डॉक्टर साहब। और हमें एक और सवाल आया है लियाकत अली साहब से। इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड नी और palm पेन, इज इट रिलेटेड टू हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम्स? जी, लेफ्ट नी तो नहीं सर, बट लेफ्ट आर्म कैन बी देयर। अक्सर हार्ट के ताल्लुक से हम जो बोलते हैं कि जो आपकी नाफ के नीचे का हिस्सा है वो हार्ट की तरफ से नहीं होता है, बट लेफ्ट आर्म या राइट आर्म या बोथ आर्म्स पेन कैन बी देयर, विथ और विदाउट चेस्ट पेन। कभी क्या होता है कि चेस्ट पेन हो रहा है, साथ में लेफ्ट आर्म पेन हो रहा है, कभी सिर्फ लेफ्ट आर्म पेन हो रहा है, कभी सिर्फ राइट आर्म पेन हो रहा है। ये सारी चीजें चेस्ट पे हार्ट की तरफ हो सकती हैं। आप जैसे मैंने कहा पहले भी, रिस्क फैक्टर्स देखें और साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है देखें। अगर चेस्ट आर्म पेन प्लस चेस्ट पेन है तो डेफिनेटली हार्ट का हो सकता है। अगर आर्म पेन है उसके साथ स्वेटिंग हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, देन डेफिनेटली पॉइंट्स टुवर्ड्स हार्ट। या फिर सिर्फ आइसोलेटेड लेफ्ट आर्म पेन भी हो सकता है, डेफिनेटली चेक करने की जरूरत है। दूसरे भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से लेफ्ट आर्म पेन हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है जिसमें आपके नर्व्स एंट्रैप हो रहे हैं, या फिर वास्कुलर इंसफिशिएंसी, ब्लड फ्लो ठीक नहीं है लेफ्ट आर्म को, दूसरे भी कॉज हो सकते हैं। नी के ताल्लुक से नी पेन यूजुअली इज नॉट रिलेटेड टू द हार्ट। हाँ, अलबत्ता जैसे कि चलने पर आपके पिंडलियों में दर्द होता है, थोड़ी दूर चलने पे पिंडलियों में दर्द हो रहा है आपके, या फिर थाई के मसल्स में दर्द हो रहा है, तो दैट में बी ए साइन कि आपका जो ब्लड फ्लो है लेग्स का वो सही नहीं है, एंड दैट में बी एन इनडायरेक्ट मार्कर फॉर हार्ट डिजीज। तो डेफिनेटली चेकअप तो करना चाहिए सर। जज़ाकल्लाह खैर। यूजुअली इनके मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई नथिंग वुड हैपन टू मी। आई थिंक दिस इज वेयर लाइक पीपल ट्राई अवॉइडिंग स्पेशली द हार्ट रिलेटेड कोई जी इश्यूज। जी जी कोई जी। फीडबैक है हमें, आपके कोई सजेशन है कि भाई हाउ कैन पीपल कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट? देखिए ऐसा है कि आपने सही बताया कि नथिंग कैन हैपन टू मी, ये जो कॉन्सेप्ट है, इनविंसिबल वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत गलत है। कई कई सारे पेशेंट्स देखते हैं, जैसे मैंने अपना फर्स्ट केस डिस्कस किया, इज ओनली 37 इयर्स ओल्ड, इज ओनली 37 इयर्स ओल्ड, 37 इयर्स, यू डोंट एक्सपेक्ट हार्ट अटैक। वो बंदा भी उसको चेस्ट पेन हो रहा था और थोड़ा सा abdominal पेन हो रहा था, ही वाज थिंकिंग इट इज गैस। तो ही वेंट टू अ हॉस्पिटल, इवन द डॉक्टर देयर थॉट इट वाज गैस, गैस के इंजेक्शन वगैरह दिए, पेन कम नहीं हुआ, देन दे रिपीटेड ईसीजी, देन दे डिड ब्लड टेस्ट। तो ये जो नेग्लिजेंस है वो नहीं करनी चाहिए। अगर है पेन तो डेफिनेटली इवैल्यूएट करना चाहिए। एंड रिमेम्बर, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। यू डोंट हैव टू बी 70 प्लस टू हैव हार्ट अटैक, इवन 30s 20s में भी देखे हमने हार्ट अटैक्स, तो किसी को भी हो सकता है। अनयूजुअल सिम्टम्स है, न्यू सिम्टम्स हैं या वर्सनिंग सिम्टम्स हैं, पहले भी कभी कुछ मान लें किसी को गैस की शिकायत है, बट अब के वो गैस के साथ साथ कुछ और भी सिम्टम हो रहा है, प्रोलॉन्ग सिम्टम्स हैं, ज्यादा ड्यूरेशन हो गया, 15-20 मिनट से ज्यादा हो गया, या साथ में चक्कर आ रही है, साथ में पसीने आ रहे हैं, एसोसिएट सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली चेक करना चाहिए। जी। एक और सवाल आया था हमें सिस्टर निखत से कि इज अनयूजुअल हेवी स्वेटिंग कैन बी रिलेटेड टू हार्ट बट देयर इज नो चेस्ट पेन? जी, डेफिनेटली डेफिनेटली, पर्टिकुलरली लेडीज में जो है ना ये हो सकता है, और पर्टिकुलरली जो है डायबिटिक पेशेंट्स में है, या फिर एल्डरली पेशेंट्स में है, तो इन लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। तो साइलेंट हार्ट अटैक्स का मतलब देयर इज नो चेस्ट पेन, ये दूसरे सिम्टम्स डिजीनेस या स्वेटिंग ऐसा हो सकता है, दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स। तो अनयूजुअल स्वेटिंग जो है, इट कैन कम फ्रॉम ईदर लो ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट रेट लो हो गया आपका, या फिर ऑनगोइंग हार्ट अटैक है। देयर आर डिफरेंट अदर कॉजेस, थायराइड डिजीज की वजह से भी स्वेटिंग हो सकती है, किसी किसी को कंजेनिटल भी है स्वेटिंग की बीमारी होती है, तो दिस आर अदर कॉजेस। मतलब स्वेटिंग आपको पहले से होती है तो इट्स डिफरेंट इश्यू, बट अनयूजुअल स्वेटिंग हो रही है तो यस, हार्ट का चेकअप करना बहुत जरूरी है। ट्रू। ये सवाल जाता है डॉक्टर रेहान को कि हाउ टू नो इफ द प्रोटीन इज पासिंग आउट स्पेशली ड्यूरिंग रमजान, हाउ टू एंश्योर दैट और हाउ टू फॉलो अप कि भाई प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन इज नॉट पासिंग आउट?
नॉर्मली जो है वो अगर हम यूरिन पास करें तो अगर हमारा हम देखें उसके अंदर पॉट के अंदर तो इतने ज्यादा झाग वगैरह उसके अंदर इतने नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप यूरिन पास करें और झाग इतने बन जाएंगे जिस तरह से एक सर्फ जो है वो पानी के अंदर घोल दिया जाए या साबुन को पानी के अंदर घोल दिया जाए, इस लेवल के अगर झाग बन जाए तो ये एक नॉर्मल एक लेमैन के लिए इंडिकेशन है कि ये प्रोटीन जाया हो रहा है। यूजली हम पेशेंट्स को भी इसी तरह से फॉलो एडवाइस करते हैं कि अगर आप उनकी डिजीज जो है वो सप्रेस हो चुकी हैं, यानी उनके जो है वो प्रोटीन की बीमारियां जो है वो कंट्रोल में है अभी और हमारे पास फॉलो अप पर आ रहे हैं, अब उनका आना थोड़ा सा लेट हो गया, 6 महीने गुजर गए, तो उनको एटलीस्ट इतना आइडिया होता है कि जैसे ही अगर आपके यूरिन के अंदर झाग आना शुरू हो जाए, यानी आपने यूरिन पास किया और उसके अंदर इतने झाग बन गए जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है, एक अनयूजुअल सी है, तो फौरन से आपने हमारे पास आना है। तो एक नॉर्मल बंदा अगर ये देखे कि उसकी यूरिन में बहुत ज्यादा झाग बन रहे हैं तो डेफिनेटली उसको जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उसके यूरिन को टेस्ट करते हैं। इसके दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक सिंपल एक कहलाता है एक स्पॉट टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि कितना वो प्रोटीन ज़ाया हो रहा है। उसके बाद एक 24 घंटे का पेशाब जमा किया जाता है और उस 24 घंटे के पेशाब में चेक किया जाता है कि कितना प्रोटीन ज़ाया हो रहा है। तो नॉर्मली जो है वो अगर किसी कोई बंदा नॉर्मल है तो उसको स्पॉट सैंपल के अंदर, इसको हम यूरिन डीआर या यूरिन एनालिसिस कहते हैं, उसमें प्रोटीन के आगे हमेशा नेगेटिव या निल लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर वहां पे कुछ ट्रेस आ रहा है या 1+ या 2+ आ रहा है तो और कुछ क्वेश्चन। बारकल्लाह मोहब्बत सब। अब स्पेशली अब गल्फ में तो बैचलर्स का तो हमेशा एक ये रहता है कि भाई आई एम ऑल अलोन। तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन है पर्टिकुलरली, बिकॉज वो लोग काम में बिजी रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी चला पकाते नहीं है, तो जंक फूड लवर्स यू कुड कॉल देम। तो इन लोग के लिए क्या सजेशन है दोनों डॉक्टर्स की तरफ से? ऐसा है कि डेफिनेटली रमजान हो या बिफोर रमजान एंड आफ्टर रमजान, फूड की क्वालिटी, फूड का जो क्वांटिटी है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बेस्ट थिंग, अगर जैसे आप बैचलर्स बोल रहे हैं तो कुकिंग सीख लें भाई, बहुत अच्छी चीज है, आसान चीज है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट। अगर बिल्कुल नहीं कुकिंग नहीं होती है तो देर आर हेल्दियर ऑप्शंस, आजकल जो है ना हेल्दियर ऑप्शंस भी हैं, जो आपको घर पे भी खाना ले आके डिलीवर कर सकते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज की डाइट चाहिए, कितनी प्रोटीन की डाइट चाहिए, दे कैन अरेंज दिस। हॉस्पिटल से भी, हमारे हॉस्पिटल से भी अरेंज होती है डाइट फॉर पेशेंट्स, अगर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं तो। बट यस, डेफिनेटली देखें आप, एक चीज ये कर सकते हैं भाई, अपना तलबात का जो ऑर्डर की लिस्ट है वो चेक कर लें, महीने भर में कितने ऑर्डर जा रहे हैं, उससे पता चल जाएगा, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने कितने बार ऑर्डर किया है, यू डोंट रियलाइज हाउ फ्रीक्वेंटली यूर ऑर्डरिंग। तो एक बार आप महीने भर की लिस्ट चेक कर लें, हाउ मेनी टाइम्स यू ऑर्डर, हाउ मच मनी यू स्पेंड, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना जंक खा रहे हैं। सो दैट वे वी कैन गेट टू नो, उसके हिसाब से फिर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बारकल्लाह फी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं दावत देता हूँ हमारे ब्रदर मुजफ्फर भाई को फॉर योर क्लोजर। जज़ाकल्लाह खैर अनीस भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुलिल्लाह नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, हम लोग जो है तकरीबन जो है इस प्रोग्राम के एंड की तरफ आ चुके हैं। माशाल्लाह आज के दोनों सेशन, दोनों एक्सपर्ट्स ने जो बातें रखी हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें रखी हैं। हमने जाना है केस स्टडीज के जरिए, उनके एक्सपीरियंस के जरिए कि हम कौन कौन लोग जो है इसमें रोजा रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है। अगर रोजा रखते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए, दवाई कैसी लेनी चाहिए, और दवाई के किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, इसके सेहत के लिहाज से अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ नॉलेज जो है हमारे सामने रखा गया और काफ़ी एक कंप्रेहेंसिव तरीके से जो है हमारे सामने बात आई है। अजीज साथियों, जैसे आप जानते हैं कि रमज़ान एक मुबारक महीना है जिसमें हम लोग जो है हमारे तज़किए नफ्स करते हैं, नफ्स को पाक करने की कोशिश करते हैं, तक़वा को हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम जो है अपने रूह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा फराहम करने की कोशिश करते हैं, बरक्स इसके कि हम जो है अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाएं, बरक्स इसके कि हम जो है अपने जिस्म पर, अपनी सेहत पर गैर ज़रूरी जो है बोझ डालें।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में जो है हमारे दोस्त हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनसे हम जो है गाइडेंस और सोल्यूशन ले सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी हजरात का, जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट है, इनका ममनून और मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आपने जो है अपनी बिजी आवर्स से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे लिए जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। और इसके साथ ही मैं जो है हमारे सारे हाजरीन का भी जो है शुक्रगुजार हूँ कि वो आपने अपनी सेहत को नेमत जाना और इस सेशन को अटेंड किया। इंशाल्लाह हम लोग जो है जितनी भी बातें आज रखी गई हैं इस पे अमल पैरा होंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे और एक सेहतयाब और बेहतरीन रमजान इंशाल्लाह हम गुजारेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें इस रमजान मुबारक में जो है हमारे जो है जितने अमाल हैं, जितनी नमाजें हैं, हमारा क़याम है, हमारी जो है रोजे हैं, उसको कबूल फरमाए और हमारी जो है इनको जो है नजात का सामान फरमाए, हमें जो है सेहतयाब रखें। और इसी के साथ में इंशाल्लाह जो है अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।